गुड मॉर्निंग मित्रों। कल की क्लास में हम लोग बायोम्स फिनिश किए थे और उसके साथ साथ इंडियन वेजिटेशन पर एक सरसरी तौर से नज़र डाली थी। उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक्ट्स, पॉलिसीज और रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। विगत वर्षों में आप अगर प्रश्नों के स्वरूप को देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि जितना ही महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल सेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से करंट से रिलेट करके चीज़ें हो गई हैं। इस पूरे सेक्शन में चाहे बायोम्स से ले, चाहे वेजिटेशन सिस्टम से ले, इंडियन वेजिटेशन सिस्टम से ट्रेडिशनल चीज़ों को हम लोगों ने ठीक प्रकार से देखा है और आज हम लोग उसी से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज, अधिनियम रहे हैं, नीतियां रही हैं, नियमावलियां रही हैं, रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फैक्ट्स बहुत अधिक हैं इस सेक्शन में, कॉन्सेप्ट्स पर तो बात छोटी छोटी करते ही जाएंगे, लेकिन अत्यधिक रूप से फैक्ट्स होंगे इसमें। फैक्ट्स में कोई त्रुटि ना रह जाए, दूसरी बात आपके लेखन में कुछ चीजें मिस ना हो जाएं, इस उद्देश्य से मैंने इस पूरे टॉपिक को स्लाइड्स फॉर्म में दिखाया हुआ है ना। इससे मेरी बात हो रही थी, पीडीएफ फॉर्म में भी ये शायद अवेलेबल हो सकता है आपको। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको स्लाइड फॉर्मेट में नजर आएगा। एक एक करके मैंने अपनी ही भाषा में बहुत सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है पूरे टॉपिक को, कंप्लीट टॉपिक को। कठिनाई कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। यथासंभव जितनी बातें हैं मैं क्लास के साथ अभी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। फिर भी कहीं कोई बात समझने में समस्या रह जाती है तो आप मुझे निश्चित रूप से सूचित करेंगे, जिससे मैं आगे की कक्षाओं में उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ओके मित्रों, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए समय बर्बाद नहीं करते, हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। एक्ट्स, पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स के बारे में, तीनों के बारे में अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी है आप ऐसा समझें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से अर्थात औपनिवेशिक कालखंड से लेकर वर्तमान तक वनों के संरक्षण के संदर्भ में, वनों के संदर्भ में जो भी नीतियां निर्मित की गई हैं, अधिनियम लाए गए हैं, एक्ट्स पारित किए गए हैं, उन सब के बारे में चर्चा प्रस्तुत करनी है। आपको पता है मित्रों कि आरंभिक दौर में औद्योगिक क्रांति से पूर्व वनों के समक्ष इतनी महत्वपूर्ण चुनौती मानव ने प्रस्तुत नहीं की थी जितना दोहन वनों का औद्योगिक क्रांति के उपरांत हुआ है। भारत के संदर्भ में प्राचीन काल से ही वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों पर चर्चाएं देखने को मिलती हैं। संरक्षणवादी प्रवृत्ति भी मानव की निश्चित रूप से बनी रही है। वनों के प्रेम का ही ये उदात्त उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि भारत में कई वृक्षों की पूजा, दिन निर्धारित कर दिए गए हैं कि अमुक वृक्ष की पूजा मानव करेगा, अमुक वृक्ष की पूजा करेंगे, इसमें देवताओं का वास माना जाता है, इत्यादि इत्यादि करके हम लोग बातें करते हैं और वृक्षों की पूजा करते हैं। जितना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्राणी वर्ग में से जंतु है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पादप वर्ग भी रहा है। औपनिवेशिक कालखंड के दौरान, बस संक्षेप में चर्चा करता हूं, औपनिवेशिक कालखंड के दौरान औपनिवेशिक नीतियों में शोषणवादी प्रवृत्ति हमेशा रही है। तो शोषणवादी प्रवृत्ति ना केवल प्रत्यक्ष रूप से मानवीय अर्थ पर रही है, बल्कि संसाधनों का प्रचुर रूप से शोषण होता रहा है। उनमें से वन संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन थे जिनका अत्यधिक रॉबरी पूर्ण दोहन हुआ था। भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, भारत में पर्यावरण संरक्षणवादी मांग के दौरान या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी छोटी मोटी छिटपुट बातें चल रही थी पर्यावरण संरक्षण की, उन सब बातों और उन सब बातों के दौरान दबाव से भारत में भी औपनिवेशिक काल में ही वन को परिभाषित करने की, वनों के संरक्षण के संदर्भ में नीति एवं नियमावली बनाने का एक दबाव औपनिवेशिक सरकार पर निश्चित रूप से था। उसी के परिणाम स्वरूप
वनों को परिभाषित किया गया कि आखिर वन क्षेत्र क्या होंगे, वनों के परिभाषा के साथ उनके संरक्षणवादी नीतियां एवं नियमावलियां इत्यादि तैयार की गई हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो औपनिवेशिक काल में क्या तैयार किया गया, उसके उपरांत हम लोगों ने क्या उस पर किया है, इन सारी बातों को यहाँ पर आज आप क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले मित्रों आप यहाँ देख रहे हैं, शुरुआत करेंगे कि वनों को परिभाषित किस रूप से किया गया था। कल की क्लास में हमने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं व्हाट इज वेजिटेशन एंड व्हाट इज फॉरेस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, इसके बारे में हमने कल आपसे पूछा था। जहां तक है इसका जवाब आपने देख लिया होगा, है ना। वनों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं मित्रों, तो वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का प्राकृतिक रूप से उगा हुआ और विकसित हुआ समूह होता है, जिसे आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक परिभाषित किया जाता है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के दृष्टिकोण से देखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से देखा जाएगा, इसका मतलब कि दोहनवादी प्रवृत्ति होगी। उस दोहनवादी प्रवृत्ति में ही अंकुश लगाने के लिए वनों को परिभाषित किया गया, वनों को वर्गीकृत किया गया, वनों के संरक्षण के प्रयास किए गए। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर जो स्लाइड्स में आपको नजर आ रही है मित्रों, प्रत्येक बात में एकदम साइड पर होकर हर बातें पढ़ता रहूंगा, हर बातें आपको समझाता रहूंगा। आपको ठीक ठीक प्रकार से जहां जिस प्रकार की जरूरत लगे आप उसे लिखते जाएंगे। हो सकता है मेरे बोलने के दौरान कुछ बातें आप न लिख पाए, तो आपको जो ये वीडियोस बैकअप के रूप में मिल जाता है, तो इस टॉपिक को उस बैकअप क्लास से 100% तैयार कर डालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा मित्रों आपके लिए। तो सबसे पहले हमने वनों को परिभाषित किया है कि भारत में वनों की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। तो यहां पर मैंने शुरुआत ही उस हिसाब से किया है कि आधिकारिक उद्देश्यों से भारत में वनों की परिभाषा दो प्रकार से दी गई है। दो प्रकार से कैसे? तो आपको पहला बिंदु यहां पर नजर आ रहा है, दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो सेकेंड पॉइंट मित्रों आपको क्या मिलेगा इसमें से? सेकेंड पॉइंट दिस वन, फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट कवर एरिया। दोनों में पहले अंतर समझ लो, तब फिर इस भाषा को पढ़ता हूं। पहला, एक है जो अधिसूचित वन है और दूसरा है जो वास्तविक वन है। अधिसूचित वन क्षेत्र कौन सा है और वास्तविक वन क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान से समझना, वन क्षेत्र वह है जहां वास्तविक रूप से वनाच्छादन पाया जाता है। वन क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए क्या कहा गया कि वन क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां वास्तविक रूप से वृक्ष आच्छादन पाया जाता है। तो इसका एरिया भी डिफाइन किया गया कि कितना बड़ा क्षेत्र होगा, तो 1 हेक्टेयर या उससे बड़ा क्षेत्र जिसका कम से कम 10% भूभाग वृक्ष आच्छादित हो, उसे फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत लिया जाएगा। परंतु रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कौन सा होगा? फॉरेस्ट है या नहीं, परंतु सरकार ने जिस भूक्षेत्र को चिन्हित किया है कि ये हमारा भूक्षेत्र फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आएगा, तो सरकार द्वारा वह रिकॉर्डेड जोन ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहलाता है। मित्रों ऑलवेज रिमेंबर कि आवश्यक नहीं है कि सरकार का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वास्तविक रूप से फॉरेस्ट एरिया हो ही, अर्थात वास्तविक रूप से वहां वृक्ष आच्छादन पाया ही जाता हो। जैसे आपको बड़ा सरल उदाहरण बता दूं कि वर्तमान में जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई है, उसमें से देखेंगे तो भारत में जो ये वनाच्छादन है या फॉरेस्ट कवर है वह 21.64% के आसपास पाया जाता है। परंतु भारत ने जो रिकॉर्डेड किया है फॉरेस्ट एरिया वह है 23%, 23% है। इसका मतलब कि एरिया, रिकॉर्डेड एरिया अधिक है,
परंतु जो सुदूर संवेदन से और प्रत्यक्ष आकलन से प्राप्त हुआ है वृक्ष आच्छादन का क्षेत्र, वह तुलनात्मक रूप से कम है। इसीलिए दोनों बातों में लेकर अंतर है। एक तो अधिसूचित वन क्षेत्र हो गया, जिसे हमने वन के रूप में चिन्हित तो कर लिया है, जिस भूभाग को वन के रूप में चिन्हित किया गया है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वहां पर वास्तविक वनाच्छादन पाया जाता हो। दूसरा फॉरेस्ट कवर क्षेत्र है, जहां वन आच्छादन या वृक्ष आच्छादन वास्तविक रूप से पाया जाता है, उसे फॉरेस्ट कवर एरिया कहते हैं। तो ये दो बातें थी मित्रों जो आपके समझने की थी। तो एक एक करके मैं यहां पर इनकी बातों के बारे में आपको पढ़ देता हूं और समझेंगे आप। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में सबसे पहले आरएफए के बारे में, ऐसी कोई भूमि जिसे, इस शब्द को याद रखना है आपको, इसे याद रखना है, ऐसी कोई भूमि जिसे दिस वन, भारतीय वन अधिनियम 1927, देख पा रहे हैं मित्रों, ये स्वतंत्रोत्तर भारत का है या उससे पहले का है। तो आप देख रहे होंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का कालखंड है। तो जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि हमारा कौन सा क्षेत्र वन भूमि होगा, इसके रूप में उसे चिन्हित कर लिया गया हो, उसे ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत रखा जाएगा। इन भूभागों पर, आगे की बात, ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इन भूभागों पर वन विभाग का अधिकार होता है। इस पूरे भूभाग पर किसका अधिकार होगा? वन विभाग का अधिकार होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहां पर अधिकार होगा। भारत के कुछ भागों में, जैसे कुछ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत निजी स्वामित्व वाले वन भी आते हैं। इस शब्द को भी ध्यान रखना। पूर्वोत्तर भारत के कुछ वन ऐसे भी हैं जो कि प्राइवेट हैं, निजी हैं, मालिकाना हक कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को का है, उन्हें भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन वनों का प्रबंधन वन विभाग के अंतर्गत आता है। वन विभाग को ही अधिकारिता मिली हुई है, तो निश्चित रूप से प्रबंधन भी वन विभाग ही करेगा। यद्यपि स्वरूप की प्रकृति निजी होती है, इसमें आपको एक बात बस ध्यान रखना है कि जो ये निजी स्वामित्व वाले वन होते हैं, इनका जो मैनेजमेंट है, निजी स्वामित्व वाले वनों का जो मैनेजमेंट है, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, परंतु इन पर मालिकाना हक उस निजी व्यक्ति का ही होता है जिस पर उसका स्वामित्व पहले से ही सुनिश्चित या निर्धारित रहता है। समझ में आई मेरी बात मित्रों? तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है? अधिनियम 1927 के अंतर्गत लाया गया है। इसके तहत ही इनके संरक्षण या इन पर अधिकारिता जो दी गई है वह वन विभाग को दी गई है। कुछ अपवाद इसमें से पूर्वोत्तर भारत को आप ले सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में निजी स्वामित्व वाले वनों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिनके प्रबंधन का अधिकार तो वन विभाग का रहता है, परंतु मित्रों उनके प्रबंधन के साथ साथ अगर स्वामित्व की बात करें तो वह निजी क्षेत्र को का ही बना रहता है। तो ये हुआ हमारा पहला रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं मित्रों, हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया की। दिस वन इज फॉरेस्ट कवर एरिया, जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है। तो देखो, वनों की यह परिभाषा सर्वेक्षण के उद्देश्य से की जाती है। मैंने कहा ना कि रिमोट सेंसिंग मेथड्स या प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से यह सर्वेक्षणवादी प्रवृत्ति यहां पर दिखाई गई है कि यह परिभाषा सर्वेक्षण के उद्देश्य से की जाती है। तो अब परिभाषित करते हैं कि ऐसा कोई भूभाग जो 1 हेक्टेयर या उससे अधिक आकार का हो। यह महत्वपूर्ण लाइन है जो आपको याद रखना होगा। 1 हेक्टेयर या उससे अधिक आकार का हो तथा 10% या उससे अधिक भूभाग वृक्ष आच्छादित हो, तब सर्वेक्षण के उद्देश्य से उसे वन कहा जाता है। यही बात मैंने पूर्व में ही समझा दी है। इस परिभाषा में स्वामित्व पर विचार बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। निजी वन भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, फलों के बागान भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, प्लांटेशन फॉरेस्ट भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, अर्थात इन सबको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि हमें तो वृक्ष आच्छादन क्षेत्र चाहिए।
समझ पा रहे हैं मेरी बात कि नहीं? अगर रिमोट सेंसिंग किया जाएगा तो रिमोट सेंसिंग से हमें वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की मैपिंग प्राप्त होगी, उसमें निजी वन भी आ जाएंगे, फलों के बागान भी आ जाएंगे तथा प्लांटेशन फॉरेस्ट भी आ जाएंगे। तो इन सबको भी इसके अंतर्गत सर्वेक्षण के उद्देश्य से फॉरेस्ट कवर एरिया के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस तरह से अधिनियम 1927 के तहत वनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर एरिया या फॉरेस्ट कवर। ओके मित्रों, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम आगे, अब हम सीधे आएंगे अपने वृक्ष आच्छादन के दृष्टिकोण से वनों को। अच्छा, अब जो आच्छादित वृक्ष क्षेत्र हैं, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं, इनको भी हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। हमने बताया ना मित्रों कि अगर 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है और 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र है, तो 1 हेक्टेयर या इससे अधिक का वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वृक्षों का आच्छादन 10% या इससे अधिक भूभाग पर पाया जाता हो, उसे ही क्या कहा जाएगा? फॉरेस्ट कवर एरिया कहा जाएगा, वनाच्छादित क्षेत्र कहा जाएगा। तो मित्रों बहुत सरलता से समझना, वनाच्छादित क्षेत्र को भी हम तीन वर्गों में क्यों विभाजित करते हैं? क्योंकि कहीं पर तो वृक्ष आच्छादन सघन है, कहीं मध्यम है, तो कहीं विरल है। तो यही सघन, मध्यम और विरलता के आधार पर आधिकारिक रूप से वनों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। फॉरेस्ट कवर को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट वह फॉरेस्ट जोन होता है मित्रों जहां वृक्ष आच्छादन 10% से 40% के मध्य पाया जाता है। याद करना है, जहां वृक्ष आच्छादन 10% से 40% के मध्य पाया जाता है, उसे खुले वन कहा जाता है, ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो दूसरा बिंदु है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन। वह वन जहां वृक्ष आच्छादन 40 से 70% के मध्य पाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, अर्थात मध्यम सघन वनों के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा पॉइंट आता है मित्रों वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत, अति सघन वनों के अंतर्गत, अर्थात वह क्षेत्र जहां 70% से अधिक 70% से अधिक वृक्ष आच्छादन प्राप्त होता है, उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट अर्थात अति सघन वनों के अंतर्गत रखा जाता है। अगर वर्तमान में भारत के संदर्भ में कुल आंकड़ों की दृष्टिकोण से देखा जाए मित्रों, तो आपको बस एक तथ्य याद रखना है कि इन तीनों में से सर्वाधिक भूमिका किसकी है? ध्यान रखेंगे, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की है। वर्तमान में जो प्राप्त होते हैं वन, उन वनों में सर्वाधिक भूमिका या सर्वाधिक प्रतिशत मान मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का है। ठीक है ना? इसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट का। भारत में सबसे कम मात्रा में डेंस फॉरेस्ट या वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, इसकी मात्रा अत्यधिक कम है। इसीलिए कई बार जब विचार मंथन किया जाता है कि आखिर भारत में वृक्षाच्छादन क्षेत्र बढ़ाया जाए, तो उसी के साथ यह भी कहा जाता है कि वृक्ष आच्छादन क्षेत्र यदि वृद्धि के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है, तो आवश्यकता इस बात की है कि वह वन जो विरल हैं, वह वन जो मध्यम सघन है, वहां अतिरिक्त वृक्षाच्छादन कर दिया जाए, वनारोपण कर दिया जाए, ताकि वह सघन वनों में परिवर्तित हो सके। इसकी भी चर्चा साथ साथ आपको सुनने में मिलेगी। ओके मित्रों, एक एक करके आप बिंदुओं को देखते चले जाएंगे। अब आते हैं सीधे हम कुछ अधिनियम पर, कुछ पॉलिसीज पर आते हैं। पहले तो आपने परिभाषा देखा कि वनों को दो वर्गों में बांटा गया। पहला तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, दूसरा फॉरेस्ट कवर एरिया। फॉरेस्ट कवर एरिया को पुनः हमने तीन वर्गों में बांटा, वृक्ष आच्छादन के प्रतिशत मान के आधार पर, है ना? अब यहां देखो देखो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अगर हम देखें
तो वनों के संदर्भ में जो पहली बार बात की गई थी वह 1894 में ही कही जा चुकी थी, परंतु उस पर किसी भी प्रकार की नीति, नियम या अधिनियम इत्यादि नहीं बनाया गया था, अर्थात वह बातें केवल बातों के स्तर पर थी। तो मित्रों, जो प्रथमतः अधिनियम बनाया गया वनों के संदर्भ में, वह कौन सा था? बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्या याद रखेंगे? प्रथम आधिकारिक अधिनियम यही है मित्रों, भारतीय वन अधिनियम 1927 औपनिवेशिक काल में है, आप ये देख पा रहे हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बड़ी सरल हैं, बड़ी सहज बातें हैं, जिन्हें एक एक करके आप देखेंगे। तो देखो यहां पर वनों के संदर्भ में पहला बिंदु, वनों के संबंध में भारत का यह सर्वप्रथम अधिनियम है या प्रथम अधिनियम है। देख रहे हैं ना, वनों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया मित्रों यह प्रथम अधिनियम है। तो दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमने कहा है कि इसी के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाता है। ये बिंदु आपको याद रखना होगा कि भारत की कोई भी भूमि वन भूमि के रूप में अधिसूचित की जाए, उसे वन भूमि के रूप में चिन्हित किया जाए, तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा या किस अधिनियम के तहत किसी भूक्षेत्र को वन भूक्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा? तो यह भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आता है। पीछे हमने बात किया ही था कि वह क्षेत्र जिसे वन भूमि के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है, उस पर वन विभाग का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार स्थापित कर दिया जाता है? वन विभाग का अधिकार स्थापित कर दिया जाता है। अब तीसरे बिंदु में मित्रों मैंने बताया है कि वनों का वर्गीकरण भी इसी अधिनियम के अंतर्गत होता है, अर्थात फॉरेस्ट किस प्रकार से हैं, उनके संरक्षणवादी प्रवृत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। समझेंगे मित्रों, फिर यहां पर आप देखेंगे संरक्षणवादी प्रवृत्ति के अंतर्गत संरक्षण के उद्देश्य से जो वनों का क्लासिफिकेशन है 3 प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। देखो 3 बिंदु हमने यहां पर लिखा है। रिजर्व फॉरेस्ट जिन्हें आरक्षित वन कहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट अर्थात अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के वन हो गए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। स्पेलिंग मिस्टेक्स मित्रों कहीं पर अगर आपको नजर आती हैं तो उन पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक कर लेंगे। हिंदी में भी त्रुटियां हो सकती हैं, इंग्लिश में भी त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें कह दी हैं, बार बार वही बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये स्लाइड्स जब दोबारा आएंगी फॉर्मेट में तो मेरे सामने से गुजर चुकी होंगी, स्पेलिंग्स भी ठीक हो चुकी होंगी, पर मैटर आपके पास सब कुछ जाए, मैटर ऑथेंटिक जाए, इस प्रयास के क्रम में जहां जहां से भी जो चीजें संभावित हैं वह आपके लिए इकट्ठी की जा रही हैं। यहां देखो आप मित्रों, तीनों के बारे में मैं बताता हूं। पहला तो रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा संरक्षित फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इन तीनों को कैसे आप परिभाषित करोगे? तो रिजर्व फॉरेस्ट देखना, ये जो दोनों प्रकार के वन हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड, इन दोनों प्रकार के वनों में अधिकारिता जो प्राप्त होती है वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है, वन विभाग की होती है। अंतर देखना, पर जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं इन्हें फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित तो किया जाता है, पर वन विभाग की अधिकारिता इन पर नहीं रहती है मित्रों। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट अर्थात इन्हें फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित तो कर लिया गया, सॉरी मैंने जो कहा फिर से आई विड्रॉ माई सेल्फ मित्रों, वन के रूप में चिन्हित तो कर लिया जाता है, वन विभाग की अधिकारिता भी सुनिश्चित हो जाती है, पर उन्हें प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अनक्लासिफाइड के बारे में बात करते हैं, चिन्हित भी कर लिया गया, जैसे चिन्हित कर लिया जाएगा वन विभाग की अधिकारिता स्वयमेव वहां पर स्थापित हो जाएगी। तो वन विभाग की अधिकारिता भी स्थापित हो गई, परंतु उन्हें रिजर्व एवं प्रोटेक्टेड की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो रिजर्व एवं प्रोटेक्टेड की श्रेणी का आशय क्या है? यहाँ पर
रिजर्व फॉरेस्ट वह फॉरेस्ट जोन है जहां किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि जिससे वन पारितंत्र विनष्ट होता हो, वनस्पतियों के विनाश की बात निहित हो, उस प्रकार की गतिविधि यहां संभावित नहीं रहती या प्रतिबंधित रहती है। एक लाइन में कि रिजर्व फॉरेस्ट में मानवीय गतिविधियों में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत कुछ सीमित मानवीय गतिविधियां वर्जित नहीं रहती, उनकी अनुमति प्राप्त होती है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अगर वनों का विनाश उन गतिविधियों से होता है तो ऐसी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रतिबंधित नहीं होंगी? बहुत सरल सी बात है मित्रों। मान लीजिए सूखी पत्तियों का एकत्रण करना है। वन क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय हैं या कुछ अन्य फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, अगर वो लोग वहां रह रहे हैं, अपनी आजीविका के लिए सूखी पत्तियों का एकत्रण करते हैं, सूखी लकड़ियों का एकत्रण करते हैं, फलों का एकत्रण करते हैं, पशुओं के लिए चारे का एकत्रण करते हैं, तो इस प्रकार की क्रियाएं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत अनुमति प्राप्त होती हैं। अर्थात यह क्रियाएं यहां पर मानवीय क्रियाएं पॉसिबल हैं, संभावित है, की जा सकती हैं, परंतु रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। समझ गए ना मित्रों? अब अनक्लासिफाइड के बारे में मैंने बता ही दिया कि इन्हें जब इन दोनों वर्गों में नहीं रखते हैं, इसका मतलब है कि इनके संरक्षण एवं आरक्षण की बात अभी लागू नहीं हुआ। सामान्यतः जो विलेज फॉरेस्ट होते हैं, रूरल फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। ओके मित्रों, आगे जो एक महत्वपूर्ण लाइन है उसे आपको जरूर याद रखना है। इन तीनों के साथ साथ चौथे बिंदु के रूप में लिखा है हमने कि इस अधिनियम के अंतर्गत अगर यहां से वन क्षेत्र के विनियमों का उल्लंघन किया जाता है, वन क्षेत्र पर जो भी नियम बना दिए गए हैं, चाहे उन्हें रिजर्व कर दिया गया हो, चाहे कंजर्व कर दिया गया हो, चाहे प्रोटेक्ट कर दिया गया हो, अगर उन चीजों का उल्लंघन किया गया तो उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। किसका प्रावधान रखा गया है? दंड का प्रावधान रखा गया है। तो वन नीतियों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस नीति के अंतर्गत रखा गया है, किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है? तो आपको याद होना चाहिए भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत। अब एक एक करके वनों की परिभाषा किस अधिनियम के अंतर्गत लाई गई? तो वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत। वन को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर को कितने भागों में बांटा गया? कैनेपी कवर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? 3 भागों में बांटा गया। पीछे आपने देखा है विरल वन, मध्यम सघन वन, अति सघन वन, 10 से 40%, 40 से 70%, 70% से अधिक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। आगे बात करते हैं कि इस प्रावधान के अंतर्गत और क्या क्या किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत हमने बताया कि वनों को तो अधिसूचित किया ही गया है, वनों पर जैसे अधिसूचित किया गया तो उस पर वन विभाग की अधिकारिता सुनिश्चित कर दी गई। अब वनों का संरक्षण करना है तो वनों के संरक्षण के लिए वनों को 3 वर्गों में रखा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड में तो संरक्षणवादी बातें नहीं लागू होती हैं, परंतु प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट में निश्चित रूप से लागू होती हैं, जिसमें एक में मानवीय क्रियाएं पूर्णतः प्रतिबंधित है, जबकि दूसरे में कुछ हद तक उनमें अनुमति प्राप्त होती है। मित्रों, इसी के साथ इसी अधिनियम के अंतर्गत और क्या किया गया कि अगर वन अधिनियम या वन कानून या वन नीतियों का उल्लंघन किया गया तो उल्लंघन किए जाने पर दंड दिया जा सकता है, अर्थात इसी प्रावधान के अंतर्गत दंड का प्रावधान रखा गया है। ओके मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण था।
अब इसके बाद के कालखंड में अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक मित्रों यही अधिनियम चलता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक यही अधिनियम चलता रहा। केवल इसी के अंतर्गत वनों के संरक्षण की प्रवृत्तियां देखी जाती रहें। भारत आजाद हुआ, आजादी के साथ ही आपको पता है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई। भारत के विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही वनों के संरक्षण के संदर्भ में, वनों के लिए आंकड़ा एकत्रण के संदर्भ में प्रथम वन नीति 1952 में लाई गई। प्रथम वन नीति कब लाई गई मित्रों? 1952 में लाई गई। यह भी याद रखना है, स्वतंत्र भारत में जो प्रथम वन नीति लाई गई थी वह 1952 में लाई गई। परंतु मित्रों इस समय पर आप देख सकते हैं, इस समय पर भारत के सिनेरियो को आप समझ सकते हैं कि वह भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, औपनिवेशिक शोषणवादी क्रियाओं के कारण वह भारत जब आजाद हुआ था गरीब, भूखा या विपन्न भारत के रूप में प्राप्त हुआ था। उस भारत के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जानी थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आरंभ में विकासवादी क्रियाओं को अधिक महत्व प्रदान किया गया था। तो जो 1952 में वन नीति बनी थी उसमें विशद या व्यापक नियमावलियां तैयार नहीं की गई थी। ओके मित्रों, अब आगे बात करेंगे कि देखते क्या है। आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताएं कि दुनिया के समान ही भारत भी विकास के दौर में आगे बढ़ रहा था। विकास के क्रम में इस समय पर प्रत्येक वर्ग अत्यधिक रूप से भू हथियाने में, भू क्षेत्र हथियाने में, कृषि क्षेत्र का विकास करने में, वनों में वनारोपण की प्रवृत्ति नहीं देखी गई बल्कि निर्वनीकरण की प्रवृत्ति उच्च स्तर पर देखी गई। इन तमाम क्रियाओं के साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि जितने भी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा था, इन उद्देश्यों से भी वनों का व्यापक विनाश किया गया। मित्रों, वनों के व्यापक विनाश से पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया। अब देखो कुछ थोड़ा सा इस हमारे अधिनियम 1980 से पहले की अगर छोटी सी बात करें, आपको पता है मित्रों कि विश्व स्तर पर जो अंधाधुंध विकास की परंपरा में हमने पर्यावरण को हतोत्साहित किया, पर्यावरण की अनदेखी की, पर्यावरणीय घटकों की, उसी संदर्भ में 1969 में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित लिमिट टू ग्रोथ नामक प्रपत्र से दुनिया के कान खड़े हो गए कि विकास की एक सीमा है, उस सीमा का महत्वपूर्ण घटक या कारक इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। तो लिमिट टू ग्रोथ ने जैसे प्रपत्र जारी किया, लिमिट टू ग्रोथ नामक प्रपत्र जैसे जारी हुआ, दुनिया के स्तर पर पर्यावरणीय चिंतन की एक नई धारा सामने आई। और नई धारा के संदर्भ में ही आपको पता है कि 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में बातें की गई। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन्य भूमि, वन्य क्षेत्र तथा वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई। भारत भी उसके सदस्य राष्ट्रों में से एक था। तो भारत ने भी यह संकल्पना दोहराई, यह प्रतिबद्धता जताई कि हम वन्य भूमि, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरोत्तर प्रतिबद्ध रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। ओके मित्रों, तो आगे ध्यान से देखना कि 1971-72 के उपरांत आप ध्यान रखना कि जब वन्य जीव संरक्षण की बात आती है तो भारत ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित कर दिया। तो उसी तरह से वनों के संरक्षण के संदर्भ में जो प्रथम अधिनियम आया, प्रथम अधिनियम लाया गया वो 1980 में लाया गया, संरक्षण के संदर्भ में प्रथम अधिनियम। क्योंकि आप देख रहे थे कि इस समय पर विकासवादी प्रवृत्ति, इंडिविजुअल विकासवादी प्रवृत्ति तथा सरकारी विकासवादी प्रवृत्ति के कारण वनों का एवं वन्य जीवों का व्यापक तरीके से विनाश किया जा सकता था। इसी आलोक में लाया गया था वन्य संरक्षण अधिनियम 1980।
अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसको मैंने यहां पर संक्षेप में भी लिख कर दिया है और इसके बाद इसी अधिनियम को मैंने बिंदुवार भी दर्शाया हुआ है विस्तार पूर्वक। तो पहले संक्षेप में आप देखो मैंने क्या समझाया है, क्या समझाया, देखना कैसे कैसे। उसके संरक्षण के लिए हमने क्या किया है कि अब विकास कार्य करोगे, वन क्षेत्र को गैर वन भूमि के रूप में चिन्हित करोगे तो उस पर किस तरह से कॉम्पनसेटरी एक्शन लिया जा सकता है या उस पर किस प्रकार से प्रतिबंधात्मक क्रियाएं लागू की जा सकती हैं, उसी के संदर्भ में आप यहां पर देखोगे। ये मैंने लिखा है यहां पर, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत किसी भी अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र को, आगे यहां से ध्यान देने की जरूरत है, वन भूमि क्षेत्र को गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्गत करना। कोई वन क्षेत्र है, अब वन क्षेत्र में कोई भी आपको विकासात्मक कार्य करना है अर्थात गैर वन भूमि के रूप में प्रयोग करना है, चाहे आप वहां पर हाइड्रल पावर प्लांट लगाने जा रहे हो, चाहे सड़क का निर्माण करना हो, चाहे रेल मार्ग का निर्माण करना हो, चाहे किसी उद्योग की स्थापना करना हो, किसी भी तरह से अगर गैर वन भूमि के रूप में आप उस भूमि को निर्गत कर रहे हो या प्रयोग कर रहे हो तो क्या करना होगा, निर्गत करने से पूर्व ध्यान से केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। किसी भी राज्य को किसकी अनुमति लेनी होगी, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह पक्ष सबसे पहला पक्ष है जो महत्वपूर्ण पक्ष था, आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए कि अगर राज्य विभिन्न प्रकार की विकासात्मक क्रियाओं के उद्देश्य से वन भूमियों का प्रयोग गैर वन भूमियों के रूप में कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से पूर्व केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होगी और वह परमिशन कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी। आगे की बात देखना, इस प्रकार के भूमि आवंटन से लाभान्वित होने वाली कंपनी अथवा सरकार को, मान लीजिए सरकार ने परमिट कर दिया, केंद्र सरकार ने आपको परमिट किया, तब आपको परमिट करने के साथ कौन सी और शर्तें दी जाएंगी, सरकार को क्या करना होगा, आप उससे जो लाभ प्राप्त करते हैं क्या करना होगा, सरकार को भरपाई के उद्देश्य से, अब आपको यहां पर क्या कॉम्पनसेशन देना है, भरपाई के उद्देश्य से किसी अन्य क्षेत्र पर वन लगाने, अन्य क्षेत्र पर उतने ही मात्रा में वन लगाएं या मुआवजे की राशि जमा करें। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? अगर आपको लाभ हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, कॉम्पनसेशन के रूप में वन लगाना होगा, पुनर्वनीकरण करना होगा या किसी अन्य क्षेत्र में एफॉरेस्टेशन करना होगा तथा मुआवजे की राशि भी जमा करनी होगी। अब आगे जो मुआवजे की राशि जमा की गई वह कहां जमा होगी, इसका प्रबंधन किस प्रकार से होगा, इस पर मैंने आगे बात लिखी हुई है कि इस मुआवजे की राशि को एक विशेष कोष में रखा जाएगा, मुआवजे की राशि को एक विशेष कोष में रखा जाएगा जिसका प्रबंधन राज्य स्तर पर गठित, जिसका मैनेजमेंट राज्य स्तर पर गठित CMPA, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, कॉम्पनसेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा इसका प्रबंधन, CMPA नामक संस्था इसका प्रबंधन करेगी कि आखिर इस धन का जो कोष में जमा किया गया है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस कोष प्रबंधन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी और राज्य सरकार इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन करेगी, एक प्रबंधन समिति का गठन करेगी जिसे किस नाम से जाना जाता है, CMPA के नाम से जाना जाता है, कॉम्पनसेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इसी बात को विस्तार पूर्वक बिंदुवार मैंने आगे की स्लाइड में दिखाया हुआ है। दिस वन वही चीज है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यहां आप देख सकते हैं FCA 1980 के बारे में, एक एक करके आप बिंदुवार वही बात विस्तार पूर्वक देख सकते हो। तो पहला बिंदु, राज्यों के द्वारा विकास कार्य के उद्देश्य से वनों की तेजी से की जा रही कटाई की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। क्लियर है ना, मैंने ये बातें समझा दी। दूसरा बिंदु, इसके प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना राज्य सरकार द्वारा वन भूमि का गैर वन उद्देश्यों के लिए निर्गत नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्य सरकारें
केंद्र सरकार की पहले परमिशन लेंगे, तब वन भूमि का प्रयोग गैर वन भूमि के रूप में करेंगे। तीसरा पॉइंट, गैर वन उद्देश्यों में प्राकृतिक वनों को हटाकर, इसमें क्या शामिल, बाकी सब चीजें तो शामिल है ही, एक और जो एक्सेप्शन है जिसे आप शामिल कर सकते हो, ध्यान देना है कि वह गैर वन उद्देश्यों में प्राकृतिक वनों को हटाकर अगर प्लांटेशन फॉरेस्ट आप लगा रहे हो तो उसे भी शामिल किया जाएगा, उसे भी गैर वन भूमि उपयोग ही समझा जाएगा। प्लांटेशन फॉरेस्ट को भी गैर वन भूमि उपयोग समझा जाएगा। चौथे बिंदु के रूप में मैंने प्रदर्शित किया है कि केंद्र सरकार के पास इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली तथा निर्देश जारी करने का पूर्णतः अधिकार होता है। केंद्र सरकार इस पर क्या करना चाहती है उसके ऊपर इसका अधिकार निहित है। आगे बिंदु बार देखते जाएंगे, ये सारी बातें तो मैंने समझा ही दिया था, अब आगे देखना। इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के निर्गत किए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है, ABCDE करके हमने दिया है। कैसे कैसे निर्गत किया जा सकता है, निर्गत किया जाएगा तो उस निर्गत करने का अधिकार किस पर होगा, या निर्गत किए जाने की सूचना किसे दी जाएगी, परमिशन दिए जाने की अथॉरिटी कौन होगी, ये बातें मैंने इन बिंदुओं के अंतर्गत दी हुई है। पहला बिंदु, 5 हेक्टेयर तक की भूमि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसका अब मंत्रालय का नाम अब ये नहीं रह चुका है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम क्या हो चुका है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पर कमेंट लिख के बताइए, जल्दी से मुझे सूचित करिए, इसका अब पूरा नाम क्या हो चुका है। मित्रों अब इसका नाम हो गया है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओके, जहां भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है आप इसे पूरे नाम के साथ समझेंगे। तो 5 हेक्टेयर तक की भूमि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी की जा सकती है, क्षेत्रीय कार्यालय जो उनके रीजनल ऑफिसेज होंगे। फिर आगे बी पॉइंट, 5 से 40 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिए जाते हैं। वो अपने पास जैसे ही उनके पास ये आवेदन आएंगे केंद्रीय मंत्रालय को भेज देंगे। तो तीसरा बिंदु, 40 हेक्टेयर भूमि आवंटन के आवेदन 40 हेक्टेयर से अधिक यहां पर होना चाहिए, सी पॉइंट में यहां पर 40 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, से 40 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन के लिए आवेदन सीधा राज्य सरकार द्वारा ही किया जा सकता है, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। चौथा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, डी पॉइंट इसका कि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि की भूमि निर्गत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति भी अनिवार्य होगी। इनके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय अगर परमिट नहीं करता है तो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि की भूमि का गैर वन भूमि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ई पॉइंट है, भूमि आवंटन से लाभान्वित होने वाले पक्ष को इस आवंटन के बदले निम्नलिखित प्रदान करना होगा। बस वही बात है मित्रों, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको वन लगाना पड़ेगा। वन का जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, उस नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर ही आपको वनारोपण की बात की जाएगी। जो मैंने यहां आगे लिख दिया, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा आपको, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन लेवी मतलब मूल्य जमा करना होगा। वही सारी बातें जो हमने पीछे समझा दी हैं वही है मित्रों, यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं को हमने बिंदुवार अलग से दिखा दिया है ना। तो ये हुआ। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इस प्रकार से जो एकत्रित धनराशि है इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर गठित वही पूरी बातें हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा होती है। सर्वोच्च, वहां प्लानिंग के बाद अथॉरिटी शब्द नहीं लिखा है, यहां अथॉरिटी शब्द जरूर जोड़ेंगे, अथॉरिटी शब्द जोड़ देंगे, यहां अथॉरिटी शब्द जोड़ देंगे कि होती है सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सीएमपीए के द्वारा प्रतिबंधित धनराशि का उपयोग
सिर्फ वनों के विकास के लिए किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सीएमपीए के पास जमा राशि का प्रयोग किसी और कार्य में किया जाए। लास्ट बिंदु है, थोड़ा सा वर्तमान संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन जानने योग्य जरूर है कि वर्तमान में वर्ष 2014 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट कवर एरिया 1900 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत वन भूमि के आवंटन के आवेदन प्रक्रिया को सरल कर दिया। नियम तो वैसे ही हैं, नियम मित्रों उतने ही कठिन हैं, केवल आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। तो आवेदन प्रक्रिया को सरलता क्या कर दिया गया है कि अब आवेदन एक वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया सरल की गई है, परंतु आवेदन के मापदंड, वही जो मैंने बताया कि नियम वैसे के वैसे हैं, प्रक्रिया को केवल सरल कर दिया गया है कि आवंटन के मापदंड यथावत रहेंगे। ओके मित्रों, तो ये हुआ हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ओके, ये दूसरा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। पहला एवं दूसरा, इन दोनों के बारे में आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे, हमने वन नीति के संदर्भ में बात की थी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जो वन नीति आई थी वह 1952 में आई थी, परंतु उस समय पर उसमें विस्तृत नीतियां, नियमावलियां इत्यादि नहीं बनाई जा सकी थी। तो मित्रों, हमारी दूसरी जो वन नीति आती है वह 1988 में आती है, 1988 में आती है, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। हम उसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय वन नीति 1988, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, विस्तार पूर्वक पढ़ना है मित्रों। ये पहला बिंदु इसका लिखा हुआ, भारत के कुल भूभाग के 33% पर वनों को स्थापित करना इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक है। तो ये बात तो मित्रों कर दी गई थी 1952 के पॉलिसी में ही, जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की गई है 1952 में, उसी में कर दी गई थी ये बात। लेकिन जब उसे पुनर्संशोधित करके इसे लाया गया तो इसमें और बिंदुओं के तहत व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। तो आप एक एक चीजें इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे, याद रखने की मित्रों कोशिश करेंगे, यथासंभव इन चीजों को अवश्य ही याद रखें। तो पहला बिंदु, भारत के कुल भूभाग के 33% पर वनों को स्थापित करना, पहला बिंदु। दूसरा, यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र के 2/3 भागों पर वनों को स्थापित करना होगा या करना चाहिए। औसत रूप से आप देख रहे हो कितना है यहां पर, 33%। बट अगर ये माउंटेन जोन है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 67% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन आच्छादित होना चाहिए या वन क्षेत्र होना चाहिए। तो मैदानों के संदर्भ में कितनी बात की गई है, मैदानों के संदर्भ में यह प्रतिशत अनुपात 25% का रखा गया है। कितने का रखा गया है, 25% का रखा गया है। वनों के संदर्भ में जो तीसरी बात है इस नीति के अंतर्गत, कि वनों को संसाधन नहीं समझा जाए बल्कि प्राकृतिक धरोहर माना जाए। इसी बिंदु को मैंने यहां पर लिखा है कि वनों को संसाधन ना मानकर प्राकृतिक धरोहर के रूप में लिया जाए, उन्हें प्राकृतिक धरोहर के रूप में उन्हें स्वीकार किया जाए, क्योंकि पादप तथा जंतुओं की अधिकांश प्रजातियां इन्हीं पारिस्थितिक तंत्रों पर, मानव के बारे में है, क्योंकि पादप तथा जंतुओं की अधिकांश प्रजातियां इन्हीं पारितंत्रों पर अर्थात वन पारितंत्र पर निर्भर करती हैं। साथ ही साथ इनसे कई पारिस्थितिक सेवाएं भी प्राप्त होती हैं। वनों से क्या क्या लाभ होते हैं, प्रत्यक्ष लाभों के अलावा, जैसे मृदा निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखना, मृदा की उर्वरता को स्थिरता प्रदान करना, जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम करना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, वायुमंडल को स्वच्छ रखना, तापमान को नियंत्रित करना, है ना। ये सारे के सारे पक्ष ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते, परंतु वन निरंतर यह गतिविधि करते रहते हैं। देखो, तीन बातें अगर देखें पारिस्थितिकीय महत्व के संदर्भ में, कि वन क्षेत्र ही ऐसे हैं
जहां विभिन्न प्रकार की पादप तथा जंतु जातियां निवास करती हैं। पादप एवं जंतु जातियां जहां प्राप्त होती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार का पारितंत्र निर्मित होता है और पारितंत्र की समृद्धता या पारितंत्र के विकास से ही विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत या साधन या ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे वह खाद्य ऊर्जा के रूप में हो, चाहे रसायन ऊर्जा के रूप में हो, चाहे खाद्य रसायन ऊर्जा के रूप में हो। जिन सब में मानव का भविष्य टिका होता है, वर्तमान टिका होता है। अर्थात यदि मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो मानव का कर्तव्य बनता है कि वनों को संसाधन के रूप में ट्रीट ना करे, बल्कि इसे नेचुरल कैपिटल के रूप में, प्राकृतिक धरोहर अर्थात नेचुरल हेरिटेज के रूप में, कैपिटल अर्थात पूंजी के रूप में उसे चिन्हित करे, उसे पहचाने, उसको उस रूप में उनकी भूमिका को समझने की कोशिश करे। इसके अलावा भी मित्रों यहाँ पारिस्थितिकीय महत्व के संदर्भ में प्रत्यक्ष के अलावा अप्रत्यक्ष महत्व भी हमने दिखाया है। जैसे वन है तो वायुमंडलीय तापमान को नियंत्रित करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं, सरफेस रन ऑफ में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तो पीछे की कक्षा में पारितंत्र के अंतर्गत आपने इन बातों को विस्तार पूर्वक पढ़ा भी हुआ है। ओके मित्रों, इसलिए इन्हें प्राकृतिक धरोहर समझा जाए, इस बिंदु के अंतर्गत ये बात समझाई गई है। चौथा बिंदु है कि यथासंभव वृक्षारोपण करना है। जो भूमि वन क्षेत्रों के बाहर है वहां भी वृक्षारोपण किए जाए, जैसे सामुदायिक भूमि है, नहरों के किनारे की भूमि है, इस प्रकार की खुली भूमियों में भी वृक्षारोपण करना है। इसमें मित्रों अब वर्तमान में नदियों के तटबंधों की भूमि को भी सम्मिलित कर लिया गया है कि नहरों के किनारे की भूमि है, सामुदायिक भूमि है तथा इसके साथ साथ नदियों के तटबंध आदि हैं, यहां पर भी वृक्षारोपण किया जाए, इसके भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसके बाद एक बात और भी कही गई है, इसमें आगे शायद बिंदु होगा मित्रों ये, कि इसमें एक बात और भी की गई है कि अगर यह भूमियां खाली नहीं पड़ी हैं तो उन भू क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा सकता है जहां विरल वन प्राप्त होते हैं। विरल वन क्षेत्रों में अगर अतिरिक्त वृक्षारोपण कर दिया जाए तो वहां वनों की सघनता बढ़ेगी, वनों का जो पारिस्थितिकीय लाभ है वह निश्चित रूप से समान प्रकार से प्राप्त होगा। नेक्स्ट 5वें बिंदु के बारे में, वृक्षारोपण के माध्यम से डेजर्टिफिकेशन की दर को कम किया जा सकता है और कम करना है। डेजर्टिफिकेशन के संदर्भ में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से देख सकते हो। पहला तो अगर वनस्पतियां हैं तो वनस्पतियां मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर मृदा जल को संतुलित रखने का प्रयास करती हैं। दूसरा, वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी को जकड़कर रखती हैं तो वह खंड खंड विखंडित नहीं होती, अर्थात उसका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कम हो जाता है। तीसरा, वनस्पतियों का जो मफलर तैयार होता है, ग्रीन बेल्ट तैयार होता है, तो मफलर एंड ग्रीन बेल्ट जो विस्थापित होते हुए रेत के टीले होते हैं, है ना, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जब पवनें रेत को लेकर एक निश्चित दिशा में संचरित हो रही होती है तो वनस्पतियां पवनों के आवेग को कम करती हैं। वनस्पतियों से टकराकर रेत तथा धूल के कण उसी क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, जिससे डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया रुकती है। यही 5वें बिंदु के रूप में मित्रों दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दिस वन, उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना। देखो, उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वैसे उद्योग है जो कि वन संसाधन पर आधारित है, तो वैसे उद्योग जो वन संसाधनों पर आधारित है उन्हें तो तुरंत बंद किया जाए या उन्हें हतोत्साहित किया जाए, पहला तो यह नीति होनी चाहिए। तो दूसरी वह भी नीति है इसके अंतर्गत जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह उद्योग जो वन संसाधन, जैसे कुछ उद्योग है जो वन संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, तो दूसरे वैसे उद्योग हैं जो वन संसाधनों के उपयोग का विकल्प प्रस्तुत कर देते हों, कि वन संसाधनों का प्रयोग ना किया जाए बल्कि अन्य संसाधनों के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाए। तो विकल्प प्रस्तुत करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।
विकल्प प्रस्तुत करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जबकि वह उद्योग जो प्रत्यक्ष रूप से वन संसाधनों पर निर्भर है उन्हें हतोत्साहित करना है। इसे हमने इस बिंदु के अंतर्गत दिखाया है। देखो यहां पर कि उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना जो वन संसाधनों पर निर्भरता के विकल्प प्रदान करते हों, तथा इसके साथ आप और जोड़ सकते हैं उन्हें हतोत्साहित करना जो प्रत्यक्ष रूप से वन संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं। यह भी बिंदु आप यहां पर देख सकते हो। तो नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि यथासंभव विकास कार्यों के लिए वन संसाधनों का विकल्प खोजा जाए, ना कि वन संसाधनों का उपयोग किया जाए। 8वें बिंदु के रूप में वनों पर आश्रित स्थानीय समुदायों, वनों पर आश्रित, यहां पर कुछ मिस टाइप है मित्रों, वनों पर आश्रित स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं, ध्यान से वनों पर आश्रित, यहां ठीक करेंगे इसे, वनों पर आश्रित स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के विकल्प खोजे जाएं, विकल्प खोजे जाएं ताकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, है ना, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। नेक्स्ट 9th पॉइंट, वन संरक्षण तथा प्रबंधन के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान की सुविधाएं विकसित करना। ये तो आपको जहां जहां अब आप आगे पढ़ेंगे, कल से हमारा जो टॉपिक शुरू होगा बायोडायवर्सिटी का शुरू होगा, तो पहले तो ट्रेडिशनल बातें पढ़ेंगे, फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत ये बार बार बात आएंगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स कार्य में जितना अधिक से अधिक सहयोग हो सकता है, जितना अधिक से अधिक भूमिका हो सकती है उसे निभाना। तो फॉरेस्ट के संदर्भ में भी कि वन प्रबंधन के क्षेत्र में जितना भी स्टडी हो सकती है, रिसर्च हो सकते हैं, वैसी सुविधाओं का विकास किया जाए। 10वें बिंदु के अंतर्गत दिया है हमारा कि वनों के संरक्षण हेतु व्यापक जन अभियान की शुरुआत की जाए, मास लेवल पर जन अभियान की शुरुआत किया जाए, जिसमें पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो। क्यों? क्योंकि पिछड़े वर्गों की निर्भरता वनों पर, वन संसाधनों पर अधिक होती है, तथा महिलाओं द्वारा किए जा रहे वन संसाधनों के उपयोग को उन्हें उनकी महत्ता के संदर्भ में समझना है। तो इन दोनों की भूमिका जन अभियान में काफी ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं मित्रों कि भारतीय वन नीति 1988 के दौरान वनों के संरक्षण के संदर्भ में एक व्यापक तरीके से नियमावली तैयार की गई थी, जिसे मैंने 10 बिंदुओं के अंतर्गत प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ओके मित्रों, तो अभी तक आपने क्या देखा है? पहला अधिनियम 1927 देखा आपने, दूसरा एक्ट संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आपने देखा 1980 का, फिर तीसरा आपने नीति के संदर्भ में देखा वन नीति, भारतीय वन नीति, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। एक बात इस पे मैंने प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन बार बार मैंने बोला है कि जो भारत की प्रथम वन नीति आई थी वह आधिकारिक रूप से 1952 में आई थी, जिसे पुनर्संशोधित कर व्यापक रूप से नियमावली प्रस्तुत करते हुए 1988 में पुनर्प्रकाशित किया गया था। ओके मित्रों, अब देखो ये जो मैंने यहां पर दिया हुआ है संयुक्त वन प्रबंधन के दिशा निर्देश जो 1989 में आया, ये क्या है समझो पहले। शब्द जुड़ा है संयुक्त। आपने देखा कि अगर वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्रों पर अधिकार स्वयं वन विभाग का हो जाता है। कुछ ऐसे भी वन क्षेत्र हैं जिन पर अधिकार समुदाय का होता है, जिन पर अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है। जिन पर अधिकार समुदाय का है, निजी व्यक्तियों का है। अब उनके संदर्भ में किस प्रकार की नीति या नियमावली बनी, सरकार की भूमिका तथा समुदाय की भूमिका, सरकार की भूमिका तथा निजी वर्ग की भूमिका किस प्रकार से संयुक्त रूप से हो सकती है, उसके बारे में बात की गई है इसके अंतर्गत।
मित्रों, ये काफी कारगर प्रयास रहा है कि वनों के संरक्षण तथा प्रबंधन के संदर्भ में स्थानीय समुदायों की भूमिका को सुनिश्चित कर लिया जाए। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात रही है और इसके अत्यधिक लाभ प्राप्त हुए हैं, उसी के बारे में व्यापक चर्चा है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में प्रथम बार इस प्रकार की नीति पर कार्य किया गया और उसकी सफलता प्राप्त हुई, उसे ही आप विस्तार पूर्वक यहां पर देख सकते हैं। आप यहां देख रहे हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है 1989 की, उसे देखो क्या है। पश्चिम बंगाल में 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रयोग के रूप में शुरू हुए वन प्रबंधन की इस नई नीति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की एक पहल है, जो ये दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है। इसकी शुरुआत आर्बरी फॉरेस्ट डिवीजन में श्री अजीत कुमार, याद रखेंगे या नहीं रखेंगे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पूछा जाएगा, अजीत कुमार बनर्जी के द्वारा की गई थी। तीसरा बिंदु, प्रबंधन के इस मॉडल में यह बिंदु महत्वपूर्ण होगा आपका, ये बिंदु भी महत्वपूर्ण होगा, ये बिंदु भी महत्वपूर्ण होगा। प्रबंधन के इस मॉडल में वन संरक्षण की योजना तथा उसके क्रियान्वयन के स्थानीय क्रियान्वयन में, ये ए नहीं है, में है, स्थानीय समुदाय, ये देखो लोकल कम्युनिटी तथा वन विभाग की बराबर की भागीदारी होती है। बस ये जो ऊपर संयुक्त वन प्रबंधन की बात की गई है, यहां से बात उभर कर आ गई। किसके प्रबंधन में किसकी किसकी भूमिका होगी, इसके संरक्षण की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में किसकी किसकी भूमिका होगी, लोकल कम्युनिटी की भूमिका होगी तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी। इन दोनों की संयुक्त भागीदारी होगी। वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में स्थानीय स्तर पर, फॉरेस्ट डिवीजन के स्तर पर JFM अर्थात ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समितियों का गठन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे अत्यधिक सफल अभियान के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके मित्रों, याद रखना है, भारत के सभी राज्यों में JFM समितियों का गठन किया जा चुका है, जिसमें वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी, वनों के संरक्षण के लिए जो योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन किए जा रहे हैं, उनमें स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी बराबर मात्रा में स्वीकार किया गया है। तो किसके बराबर, वन विभाग के बराबर मात्रा में स्वीकार किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिंदु के अंतर्गत कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से वर्ष 2022 से भारतीय वनों के द्वारा 5-6 करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का वार्षिक अवशोषण किया जा सकेगा। ये क्या है, गलत पेज खुल गया था मित्रों। एक तो ये था 5 बिंदु, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो दिस वन, इसे भी एक बार देख लेंगे। अब उतना महत्वपूर्ण ये नहीं रह गया है, पर फिर भी देख लेंगे। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, यूपीए गवर्नमेंट के समय पे 2009 में इसके लिए गाइडलाइन तय की गई थी, इसकी रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई थी। वनों के संदर्भ में जितनी भी बातें थी उसे पूर्णता से स्पष्ट करने के लिए मैंने इसे भी आपको दिखाया हुआ है, तो इसकी गाइडलाइन को आपको समझ लेना है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे समझना है। ओके, तो देखो, कुल मिला के एक लाइन बस इतना था कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। उद्देश्य क्या था आप ये समझ लो, बाकी बातें तो सब ठीक हैं। 1 करोड़ भूमि पर, 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। तो 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें 50 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण की बात की जाएगी, जबकि 50 लाख हेक्टेयर भूमि वह भूमि होगी जो वनों के अंतर्गत है, विरल वन है,
उन्हें सघन करना है। इस उद्देश्य से लाया गया था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसका उद्देश्य और एक साथ में जुड़ा हुआ था वृक्षारोपण के साथ साथ, कि जो स्थानीय कम्युनिटी है उनके आजीविका में वृद्धि करना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, अतिरिक्त रोजगार सृजन करना इत्यादि उद्देश्य भी इसके अंतर्गत निहित थे। बाकी तो सारी की सारी मित्रों बातें हैं जिसे आप देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ग्रीन इंडिया मिशन प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित जलवायु परिवर्तन की दिशा में 8 राष्ट्रीय मिशन में से एक है। इसकी रूपरेखा वर्ष 2009 में तय की गई थी तथा इसे औपचारिक रूप से 2011 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत कुल 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जो मैं बात बता रहा था उसे आप यहां पर देखेंगे, कुल 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण की योजना है, जो राष्ट्रीय वन रोपण प्रोग्राम की परियोजनाओं के अतिरिक्त होगी। अब इसमें आगे मैंने इस बिंदु को भी स्पष्ट कर दिया है, जो मैंने बात बताई थी कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का उद्देश्य नए वनों के विकास के रूप में होगा। शेष 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का उद्देश्य वनों के घनत्व को बढ़ाना होगा। वनों के घनत्व को बढ़ाना मतलब क्या है? जहां पहले से वन है वहां ही वन रोपण करें ताकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाए, जबकि 50 लाख हेक्टेयर भूमि नए वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना थी। बस मूल उद्देश्य मित्रों इतना ही है। आगे की बातें इस प्रकार, इस मिशन से न केवल देश का वन क्षेत्र बढ़ेगा बल्कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। निश्चित रूप से गुणवत्ता बेहतर होगी। आगे कार्बन सिक्विस्ट्रेशन भी होगा। तो इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से वर्ष 2022 से भारतीय वनों के द्वारा 5 से 6 करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकेगा। वही कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, जिसे आप ग्रीन कार्बन के रूप में देख सकते हैं। आपने ये चीज पढ़ चुकी है, ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन, याद आ रहा है या नहीं? तीनों बातें आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ग्रीन कार्बन, व्हाट इज ब्लू कार्बन, व्हाट इज ब्लैक कार्बन। जल्दी से आप लोग तुरंत आप कमेंट्स में कमेंट लिखकर बताएंगे इन तीनों में क्या अंतर है। कमेंट सेक्शन पर जाइए और लिखिए फटाफट। नेक्स्ट, इस परियोजना के क्रियान्वयन में ग्राम सभा, कुछ भी ये सब महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों। ग्राम सभा तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रियान्वयन में कम से कम 500 हेक्टेयर भूमि की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। फालतू का है। 4000 हेक्टेयर से बड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजना के क्रियान्वयन में अधिकतम पारिस्थितिकी लाभ अर्जित करना है। 10th पॉइंट आप चाहो तो छोड़ दो, आप 7th पॉइंट भी चाहो तो छोड़ दो, बस इतना 6th पॉइंट तक आप चीजों को याद रखो जो कि महत्वपूर्ण है। यहां तक आपका महत्वपूर्ण है। ओके मित्रों, अब देखो, अब एक नए सेक्शन में हम लोग प्रवेश करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो वन है, वनों का अंधाधुंध दोहन औपनिवेशिक काल से लेकर, वनों का अंधाधुंध दोहन औपनिवेशिक काल से लेकर विकासात्मक दौर, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत के विकासात्मक दौर में भी किया गया। वनों के अंधाधुंध कटाई से निश्चित रूप से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। असंतुलित पर्यावरण को पुनः संतुलित करने या पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से औपनिवेशिक काल से जो क्रियाविधि आरंभ की गई थी उसे आगे बढ़ाया गया वर्तमान संदर्भ में, अर्थात स्वतंत्रोत्तर भारत में, ताकि ना तो विकास कार्य प्रभावित हो, न ही पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ अत्यधिक रूप से हो सके। सतत विकास की संकल्पना के उद्देश्य से वन संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई और उसे ही अभी तक आप देख पा रहे थे। चाहे आप अधिनियम के रूप में देख रहे हो, एक्ट्स के रूप में देख रहे हो, चाहे आप नीतियों के रूप में, पॉलिसी के रूप में, जैसे आपने वन नीति देखा, चाहे आप पॉलिसी के रूप में देख रहे हो। मित्रों, अब बात आती है कि आखिर ठीक है, हमने वनों का संरक्षण कर दिया, वनों के संरक्षण के संदर्भ में नीतियां भी ले आए,
अधिनियम भी ले आए। और मित्रों, इसी के तहत कि वन्य जीव एवं वन संरक्षित रहे, हम बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर देंगे, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी स्थापित कर देंगे, हम नेशनल पार्क्स भी बना देंगे जहां मानवीय हस्तक्षेप नगण्य या ना के बराबर होगा या पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सब किए जाने से भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समस्या उभर कर क्या आई कि वन क्षेत्र में निवास करने वाली जो वन जनजातियां हैं तथा अन्य फॉरेस्ट वन के निवासी लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके अधिकार कैसे संरक्षित रहेंगे। देखो, ये तो किसी भी तरह से न्याय संगत या तर्क संगत नहीं होगा कि हम नीतियों को इतना कठोर कर दें, हम अधिनियम को इतना कठोर कर दें, कानून को इतना कठोर कर दें कि प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए वह कानून गले के फांसी का फंदा बन जाए। वह वर्ग जिनकी आजीविका वनों से नहीं जुड़ी, वह वर्ग जो अपने आजीविका के लिए अन्य क्षेत्रों से संसाधन जुटा सकता है, उसके लिए तो यह नियम, नीतियां इत्यादि निश्चित रूप से सरकार के सार्थक कदम साबित लगेंगे। परंतु उनके लिए जो पीढ़ियों से वन क्षेत्रों में ही रह रहे हैं, वन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले संसाधनों पर ही निर्भर हैं, उनके लिए मित्रों यह नीतियां और अधिनियम इत्यादि संकट उत्पन्न करते हैं। तो आखिर उन्हें भी तो कुछ अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उन्हें भी तो जीने का अधिकार है। और आपको पता है, जो आदिवासी हैं या वनवासी हैं, वह राष्ट्र की विकास धारा में अब तो आ रहे हैं सरकार की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के तहत, परंतु फिर भी बहुत बड़ा तबका आज भी लोगों से दूर दराज, लोगों से अलग थलग कट के वन क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, बीहड़ क्षेत्रों में अपना जीविकोपार्जन प्रिमिटिव मानव की भांति, आदि मानव की भांति करते हैं। तो आखिर उनके भी जीने का अधिकार बना रहे, ये अधिकार के संदर्भ में दिया गया अधिकार ही वन अधिकार अधिनियम कहलाता है, जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं। मित्र, ये एक्ट आया था दिसंबर 2005 में, जिसे पारित करके अधिनियमित किया गया 2006 में। इसीलिए आप इसे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005-6 भी कह सकते हो, है ना। तो अब आपके सामने रूपरेखा इसकी प्रस्तुत हो गई कि आखिर ये किसके लिए लाया गया है। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए लाया गया है, उनके लिए लाया गया है जो वन क्षेत्रों में निवास करते हो, चाहे वह जनजातियां हो, चाहे जनजातियों के अलावा अन्य वर्ग हो, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह लाया गया है एक्ट। समझ गए ना, यह अधिनियम मित्रों लाया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। ओके, एक एक करके बिंदुवार देखेंगे। बहुत सरलता से मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मित्रों, आप ठीक प्रकार से समझ पाओगे, ठीक प्रकार से समझोगे। देखो यहां एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो परंपरागत रूप से वनों में निवास करने वाले लोग हैं, जिन्हें वनवासी आप कहते हैं, ये तो आदिवासी हो गए। ये क्या हो गए? आदिवासी। और ये कौन हो गए? परंपरागत वनवासी। वनवासी दो के संदर्भ में। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। एक्ट कब लाया गया? ये 2006 में, जैसा कि हमने बताया। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बात की गई। एक एक बिंदु आपके सामने प्रस्तुत है। इसे 13 दिसंबर 2005 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर इसलिए है क्योंकि इसे कट ऑफ लाइन के रूप में चिन्हित किया जाता है, इसलिए मैंने दिसंबर 2005 ना लिख के 13 दिसंबर भी लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी जो पहचान की जाएगी उसके लिए एक कट ऑफ लाइन तय की जाएगी।
कट ऑफ डेट तय की जाएगी वह 13 दिसंबर ही होगी, आगे करके हमने बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। इसे दिसंबर 2005 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, पर यह 2006 में पारित हुआ। इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावलियां 2007-8 में जारी की गई। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, यह अधिनियम केंद्र सरकार के, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लागू किया जा रहा है। ये याद रखेंगे, इस अधिनियम को किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत, अब इसका उद्देश्य क्या था, इस बिंदु में ये प्रदर्शित किया गया है, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिसूचित वन क्षेत्र पर, वही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जोन पर, अधिसूचित वन क्षेत्र पर निर्भर अनुसूचित जनजाति अथवा परंपरागत वन निवासी परिवार को अधिसूचित वन भूमि पर स्वामित्व प्रदान करना है, स्वामित्व देने का प्रावधान किया जाता है। आखिर उन्हें भी तो हक होना चाहिए जीने का, उन्हें भी तो हक होना चाहिए अधिकारिता का। तो किन्हें, जनजातियों को तथा जो परंपरागत वन निवासी हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके लिए। तो चौथा बिंदु, कैसे पहचान की जाएगी अनुसूचित जातियों की और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, इसके बारे में आगे के बिंदु कहे जा रहे हैं, कहते हैं, स्पष्ट करते हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवार के लिए इतना पर्याप्त है कि वह उस राज्य के द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। आपको पता है, प्रत्येक राज्य अपने यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी की एक सूची बनाते हैं। तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति की पहचान कैसे होगी। राज्य की जो सूची है अनुसूचित जनजाति की, उस सूची में अगर उसका नाम है तो उसका सदस्य होते ही, उसका नाम होते ही ऑलरेडी उसे इस अधिकारिता के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाएगा, है ना। सदस्य हो तथा अधिसूचित वन भूमि पर रह रहा हो तथा कृषि अथवा आजीविका हेतु उस पर निर्भर हो, उसे इस अधिकारिता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ओके मित्रों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, परंपरागत वन निवासी, इसकी पहचान कैसे होगी। परंपरागत वन निवासी परिवार के लिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो, पर ऐसे परिवारों को, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आगे, ऐसे परिवारों को 3 पीढ़ियों से अथवा 75 वर्ष से, 2 बातें, 3 पीढ़ियों से अथवा 75 वर्ष से अधिसूचित वन क्षेत्र पर निर्भर होना चाहिए। जनजातियों के संदर्भ में तो केवल इतनी ही बात सफिशिएंट हो जाती है, इतनी ही बात पूर्णता से कह देती है कि जनजाति अगर राज्य सूची के जनजाति विषय में सम्मिलित है तो उसे जनजाति मान लिया जाएगा, परंतु एक छोटी सी शर्त उसके साथ जरूर निहित होती है कि उस जनजाति को वन भूमि में कृषि अथवा अन्य आजीविका हेतु जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जनजातीय सदस्य उस वन क्षेत्र में निवास नहीं करता, परंतु इस अधिकारिता के तहत वह दावा करे कि हमें भी वन भूमि में अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार भी उन जनजातियों के लिए है जो उस वन क्षेत्र में निवास कर रही हो, कृषि अथवा अन्य वन से संबंधित आजीविका पर। अब बात मित्रों की जाती है जो परंपरागत वनवासी हैं, वन के निवासी हैं, इनकी पहचान कैसे की जाएगी, किसे अधिकारिता दिया जाएगा। तो इसके लिए 2 नॉर्म्स दिए गए हैं, या कि उनकी 3 पीढ़ियां वहां पर रह चुकी हों, या कि वह 75 वर्ष या इससे अधिक समय से उस वन क्षेत्र पर संसाधनों को लेकर या आजीविका को लेकर निर्भर रहे हों। तो आखिर ये 3 पीढ़ियां या 75 वर्ष का समय कब से गिना जाएगा। तो आगे हम 6th पॉइंट में हमने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के लाभार्थी परिवार को
अधिसूचित वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व निर्भर रहना चाहिए। इस तिथि को किस तिथि को 13 दिसंबर 2005 को कट ऑफ डेट माना जाएगा। इससे पूर्व 3 पीढ़ियां अथवा 75 वर्ष। समझ गए मेरी बात की नहीं? यही बात आगे मैंने लिख दी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7वें बिंदु के रूप में लाभार्थी परिवारों की पहचान ग्राम सभा के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? ग्राम सभा के द्वारा की जा सकती है, जिसके पश्चात स्क्रीनिंग कमिटी दावे पर विचार करती है। अंतिम फैसला जिला प्रशासन का होता है कि इसे यहां पर अधिकारिता मिलेगी या नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बिंदु के रूप में हमने दिया है कि यदि अनुसूचित भूमि पर, वही रिकॉर्डेड भूमि या शेड्यूल्ड लैंड पर, वन भूमि पर ऐसे संरक्षित क्षेत्र का भाग है जो वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, तब इसे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट का दर्जा दिया जाता है तथा इन पर इनके दावे निरस्त किए जा सकते हैं। बहुत सरल सी बात है मित्रों, इनके लिए रिहैबिलिटेशन की भी यहां बात की जाती है। मान लीजिए कोई भी ऐसा वन क्षेत्र है, समझना यहां पर, मान लो कोई भी ऐसा वन क्षेत्र है जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के दुर्लभ पादप एवं जंतु समुदाय पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के दुर्लभ पादप एवं जंतु समुदाय पाए जाते हैं। इसके साथ एक बात और, निकट भविष्य में उनके अस्तित्व के बने रहने का खतरा भी है। नेक्स्ट, उनके समाप्त होने से, की स्टोन का काम करेंगे ये, की स्टोन स्पीसीज का, उनके समाप्त होने से उस वन पारितंत्र के ही विनष्ट हो जाने का खतरा हो। इस संदर्भ में ध्यान रखेंगे, उस वन क्षेत्र को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के रूप में पहचान प्रदान की जाएगी और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट क्षेत्र में इन्हें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विशेष संदर्भ में मित्रों यह भी प्रावधान है कि अगर ऐसे क्षेत्र में इनका जीविकोपार्जन की क्रियाएं चल रही हैं, इनका लाइवलीहुड निर्भर है, तो इन्हें यहां से विस्थापित किया जाए, परंतु विस्थापन के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि उनकी आजीविका बाधित ना हो। इसके लिए सरकार उन्हें जरूरत के हिसाब से मदद मुहैया कराए, वन क्षेत्र या वन क्षेत्रों के बाहर। तो ये बात ध्यान रखना कि जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट जोन है, वहां पर इनके इस प्रकार के अधिकारिता के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। ओके मित्रों, इन बिंदुओं को आपने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखो, नेक्स्ट दिस वन, लास्ट बातें हैं इसके संदर्भ में कि दावों को स्वीकार कर लेने पर, मान लीजिए दावे हैं, स्वीकार कर लिया गया, पर लाभार्थी परिवार को किस प्रकार का अधिकार होगा? वह अपने वन भूमि में उद्योग तैयार कर सकते हैं, यस और नो। दूसरा, वह अपनी भूमि को बेच सकते हैं, यस और नो। वह अपनी भूमि पर कॉमर्शियल क्रॉपिंग कर सकते हैं, यस और नो। वह अपने भूमि पर कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, यस और नो। तो जवाब होगा नहीं। ना तो वह वहां पर उद्योग स्थापित कर सकते, ना ही वाणिज्यिक कृषि कर सकते, ना ही वाणिज्यिक पशुपालन कर सकते, ना ही स्थायी किसी प्रकार की संरचना का निर्माण कर सकते जिससे वन पारितंत्र पर क्षति पहुंचने की आशंका हो। तो किस प्रकार की अधिकारिता है, इसे हमने इन 3-4 बिंदुओं को दिखाया हुआ है। 3 बिंदुओं में अधिकारिता की बात है, चौथे बिंदुओं में पुनर्स्थापना की बात है, रिहैबिलिटेशन की बात है। तो इसे देखो, पहला बिंदु, भूमि के उस भाग पर ही स्वामित्व मिलेगा जहां पर वह वास्तविक रूप से निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि पूरे वन क्षेत्र में उनको स्वामित्व कहीं भी मिलेगा, उसी क्षेत्र पर उन्हें स्वामित्व मिलेगा जहां पर वह वास्तविक रूप से निर्भर हैं। पर यह भी नहीं है कि पूरे वन क्षेत्र में उनको अधिकार मिलेगा। प्रत्येक परिवार को जो मिलेगी अधिकारिता,
उसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर तक होगी। प्रत्येक परिवार को कितने हेक्टेयर तक अधिकतम सीमा है? 4 हेक्टेयर तक का वन क्षेत्र आजीविका हेतु अधिकारिता के अंतर्गत प्राप्त होगा। आगे देखो, अब इस पर वो क्या कर सकते हैं? तो वनों के लघु संसाधन ही वह उपभोग में ला सकते हैं। वनों के लघु संसाधन पर ही अधिकार का मतलब क्या हो गया? वह पत्तियों का एकत्रण कर सकते हैं, सूखी लकड़ियों का एकत्रण कर सकते हैं, फलों का एकत्रण कर सकते हैं, पुष्प का एकत्रण कर सकते हैं, कंद का एकत्रण कर सकते हैं, मूल का भी एकत्रण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह वन में वृक्षों का विनाश कर दें, शाक का विनाश कर दें, झाड़ियों का विनाश कर दें। इस प्रकार से वह प्रधान संसाधन को क्षति नहीं पहुंचा सकते, केवल उससे जुड़े हुए सहायक या लघु संसाधनों का ही उपयोग या उपभोग कर सकते हैं। तो सी पॉइंट्स है, परंपरागत तरीकों से संरक्षण का अधिकार होगा, ठीक है, ये बात तो ठीक है। पुनर्स्थापना का अधिकार होगा, कुछ बिंदु इसमें से मिस हैं, मैं देखता हूं शायद अगली स्लाइड में हो, ठीक है। निश्चित रूप से इनके रिहैबिलिटेशन का अधिकार होगा कि अगर इन्हें पुनर्स्थापित किया जा रहा है तो सरकार इनके आजीविका की व्यवस्था करे, इसकी भी बात इसमें निहित होगी। देखते हैं आगे कुछ बिंदु और है या नहीं, अदरवाइज मैं और एक्सप्लेन करूंगा। यस हैं, ये बिंदु कुछ महत्वपूर्ण थे जिन्हें मुझे समझाना था। स्वामित्व का अधिकार क्या असीमित प्राप्त है? नहीं, असीमित अधिकार नहीं है, बल्कि सीमित अधिकारिता होती है। तो सीमित अधिकारिता से यहां आशय क्या है कि भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद वह उसे बेच नहीं सकता, वह उसे बेच नहीं सकता, उसे किराए पर नहीं दे सकता, ना तो बेचेगा, ना ही किराए पर देगा, ना ही ऐसी किसी गतिविधि को करेगा जिससे वनों की हानि हो। ऐसी किसी भी गतिविधि को नहीं कर सकता जिससे वनों को प्रत्यक्ष रूप से हानि हो रही हो। जैसे बड़े पैमाने पर वह पशुपालन नहीं कर सकता, उद्योग स्थापित नहीं कर सकता, पक्के मकानों का निर्माण नहीं कर सकता, वाणिज्यिक कृषि नहीं कर सकता, इत्यादि। समझ रहे हैं ना कि जो अधिकारिता उसे मिलेगी वह सीमित होगी। इस सीमित अधिकारिता का उद्देश्य केवल इतना है मित्रों कि वन पारितंत्र को संरक्षित रखा जा सके, वन पारितंत्र विनष्ट ना हो, उसे बचाए रखा जा सके, इसलिए सीमित अधिकारिता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में मैंने दिया है कि इस अधिनियम का मूल उद्देश्य वनों पर आश्रित समुदायों को न्यायोचित अधिकार दिलाना है। वनों पर आश्रित, आश्रित लिखा है वो आश्रित है, आश्रित समुदायों को न्यायोचित अधिकार दिलाना है, जिसकी अवहेलना ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन अधिनियम 1927 को लागू करते समय की गई थी। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इनके अधिकारों को ध्यान नहीं दिया गया था। उन अधिकारों के संदर्भ में ही मित्रों यह एक्ट पारित किया गया है। इस बिंदु के अंतर्गत यही बात कही गई है। आगे जो बात हमने कही है सिंपल सी बात है कि वर्तमान में भारत के कुल 23 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों में इस अधिनियम के अंतर्गत दावों को स्वीकार किया गया है। अन्य राज्यों में प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है अथवा अभी लंबित है। इस संबंध में एनसी सक्सेना समिति ने चिंता व्यक्त की है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों फॉरेस्ट के संदर्भ में जितनी भी पॉलिसीज थी, जितनी भी एक्ट्स थी, उनके बारे में हमने क्रमवार चर्चा प्रस्तुत कर दी। देखो, एक्ट्स के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो आपको 2 एक्ट्स याद रखने हैं, तीसरा फिर ये हो जाएगा। पहला एक्ट 1927 का, दूसरा एक्ट जो संरक्षण के संदर्भ में स्वतंत्रोत्तर भारत में लाया गया 1980 का, और तीसरा एक्ट वन अधिकारिता को लेकर जो ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मिला था, ये 2006 का था। 3 एक्ट्स आपके सामने हुए। तो पॉलिसीज के संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो पॉलिसीज के संदर्भ में आप 1952 की बात करेंगे, पॉलिसीज के संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो 1988 की बात करेंगे।
उसके बाद मिशन के संदर्भ में ग्रीन इंडिया मिशन की हमने बात की है ना। और एक और मैंने आपने देखा है कि संयुक्त प्रबंधन अधिनियम की भी मैंने बात की है, तो उसके बारे में भी आपको देख लेना है। एक एक करके मैंने सबके बारे में चर्चा प्रस्तुत कर दी। तो एक्ट्स एंड पॉलिसीज जो फॉरेस्ट से रिलेटेड थी यहीं पर मित्रों समाप्त होती हैं। इसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि जो वन क्षेत्र हैं, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स की। आज की क्लास हमारी 3 बातों पर समर्पित थी, तो 2 बातें हमने की, अब तीसरी बात की ओर आगे बढ़ेंगे। अब रिपोर्ट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भारत में प्राप्त हो रहा है वनों का क्षेत्र कितना है, वनों के क्षेत्र में किस प्रकार की परिवर्तन आ रहे हैं, सकारात्मक वृद्धि हो रही है या नकारात्मकता की प्राप्ति हो रही है, इन सब बातों को लेकर पहली बार मित्रों 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई कब? 1987 में। वनों के सर्वेक्षण के संदर्भ में प्रकाशित 1987 की जो रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987, तो यह सर्वेक्षण तब से लेकर वर्तमान तक प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता रहा है और रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसीलिए इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है। तो 87 से लेकर वर्तमान तक अर्थात दिसंबर 2019 तक जो निरंतर रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई हैं, उसमें से अभी रिसेंट रिपोर्ट 16th नंबर की है। कौन से नंबर की है? 16th नंबर की है, 16वें नंबर की रिपोर्ट्स है। तो तब से लेकर अब तक के रिपोर्ट्स में वनों में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, तो मित्रों आपको एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। मंद दर से ही सही, परंतु वर्तमान में वनों का मंद दर से विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। वनों के संदर्भ में प्रकाशित जो वर्तमान रिपोर्ट है, उस वर्तमान रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ नई भी बातें सम्मिलित की गई हैं, कुछ परंपरागत बातें हैं, प्रत्येक बातें फैक्ट आधारित हैं। उन सारे फैक्ट्स को देखेंगे यहां पर उस रिपोर्ट के अंतर्गत। मित्रों तथ्य है, समय अधिक नहीं लगेगा, उसे ठीक प्रकार से देखने की कोशिश करेंगे। ओके मित्रों, चलिए आइए एक एक करके यहां पर देखते हैं। भारत में वनों का सर्वेक्षण, भारत के वनों का सर्वेक्षण भी कह सकते हैं, भारत में वनों का सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। बिंदुवार मैंने चीजें प्रस्तुत की हैं कि भारत में वनों का सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है मित्रों, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। और यह जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो भारतीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यही बात पहले बिंदु के अंतर्गत मैंने कही हुई है, जिसे आप यहां देखो कि भारत में वन सर्वेक्षण का कार्य फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था है, जिसका मुख्यालय देहरादून है। इस संस्था द्वारा 1987 से द्विवार्षिक वन सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ये सारी बातें हमने कर दी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने दिखाया है कि आखिर जो ये सर्वे हो रहा है, सर्वे किस बेसिस पर किया जाता है? तो इसके 2 बेसिस है, इसके 2 आधार हैं। एक तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सर्वे किया जाता है, तो दूसरा प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से आंकड़ा एकत्रीकृत किए जाते हैं और दोनों आंकड़ों को जोड़कर सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यही बात हमने इस पॉइंट पर बताई हुई है। तो नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि वर्ष 2019 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की श्रृंखला 16वीं रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे ISFR 2019 के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें मित्रों मैंने यहां पढ़ने के पहले ही आपको समझा दी थी। अब नेक्स्ट बात की ओर आगे बढ़ते हैं। तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे आगे। ओके, इस रिपोर्ट्स के
रिपोर्ट्स के अंतर्गत मुख्य जानकारियां क्या क्या है, मुख्य बातें क्या क्या हैं, आपको इससे यहां से चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात, ये तथ्य आपको सारे याद करने हैं। अभी 19 में प्रकाशित हुई है, जो भी अग्रिम एग्जाम होंगे दिसंबर 19 में, जो भी अग्रिम एग्जाम होंगे मित्रों, उन सारे एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी ये रिपोर्ट। तो वर्तमान में देश में कुल वनावरण, वन आवरण यहां पर ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है। वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कितना प्राप्त होता है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर का प्राप्त होता है। ओके, वनावरण का क्षेत्र इतना है, तो आखिर इसका प्रतिशत मान कितना है? इसका भारत के संदर्भ में प्रतिशत मान कितना है? तो मित्रों 21.67% है। कितना है? 21.67% प्राप्त हो रहा है प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। अब एक बात और आती है, यहां शब्द प्रयोग हुआ है वनावरण, तो यहां शब्द होता है वृक्षावरण, ट्री कवर एरिया। देखो, वनावरण के अंतर्गत मित्र 1 हेक्टेयर या इससे अधिक की भूमि ली जाती है जिसमें 10% भूमि पर कम से कम वृक्ष आच्छादन होना चाहिए। तो ये ट्री कवर एरिया कौन सी है? 1 हेक्टेयर से जो छोटे भू क्षेत्र हैं, 1 हेक्टेयर से छोटे जो भू क्षेत्र हैं, परंतु उनमें 10% या उससे अधिक भूभाग पर वृक्ष आच्छादन पाया जाता है, उसे ट्री कवर एरिया कहा जाता है। तो भारत में ट्री कवर एरिया इसके अलावा कितना है? तो 2.89% है। कितना है? 2.89% है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, वृक्ष आवरण एवं वन आवरण, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल कितना प्राप्त हो रहा है मित्रों? क्षेत्रफल 24.56 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 24.56 प्राप्त हो रहा है। और इसी संदर्भ में कि वृक्षावरण एवं वनावरण का कुल अगर क्षेत्र विस्तार देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो वह 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का प्राप्त होगा। एक बात ध्यान रखना मित्रों, इस क्षेत्र का आकलन हमने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर तो ये निकला, लेकिन भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वनों की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र। जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की पॉसिबिलिटी कहां नहीं है? तो कल की क्लास में मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, ट्री लाइन, वृक्ष रेखा। आपको पता है कि पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाने पर, खासकर हिमालय के संदर्भ में आप देखते हैं, जब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई पर निम्न तापमान एवं निम्न आर्द्रता की उपस्थिति के कारण वृक्षों का विकास नहीं हो पाता। तो वह ऊंचाई की रेखा जिसके अधिक ऊपर के क्षेत्रफल पर वृक्ष प्राप्त नहीं होते, उस रेखा को ही ट्री लाइन के नाम से जाना जाता है। तो वृक्ष रेखा या ट्री लाइन के ऊपर के अगर क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, तो मित्रों भारत में कुल वनावरण का क्षेत्रफल निश्चित रूप से बढ़ जाता है, निश्चित रूप से बढ़ जाता है। और वह कितना प्राप्त होता है? आपको बता दूं, आगे मैंने बिंदु के रूप में दिखाया है, वह 26.5% के आसपास प्राप्त होता है। ओके मित्रों, आगे देखो आप, इसमें मैंने जो चीजें दी हुई है वही है, वृक्ष आवरण के बारे में जो मैंने बात बतानी थी यहां पर बता दी है। वही आंकड़े के संदर्भ में मैंने एक तुलना कर दी है। तुलना यहां देख सकते हो कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में वनावरण में इतने तथा प्रतिशत मान में इतने की वृद्धि हुई है, तथा वृक्षावरण के संदर्भ में 1,212 वर्ग किलोमीटर तथा 1.29% क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इतने की वृद्धि आपको क्षेत्रफल एवं प्रतिशतता की दृष्टिकोण से देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट मित्रों, ट्री लाइन के बारे में मैंने यहां पर दिखा दिया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आपने पीछे ही देखा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, उसमें फॉरेस्ट कवर एवं ट्री कवर कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। अभी का अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है।
आपने ट्री लाइन के संदर्भ में यहां पर देखो वही फैक्ट मैंने दे दिया है कि अगर हटा दिया जाए तो कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र 26.5% से अधिक का हो जाता है। ट्री लाइन के बारे में मैंने दे दिया है कि हिमालय के संदर्भ में 4000 मीटर से एक औसत है से ऊपर अल्पाइन टुंड्रा का क्षेत्र प्राप्त होता है। यह आदर्श रूप में दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय की तुलना करेंगे तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन अधिक ऊंचाई पर प्राप्त होता है, पर औसत रूप से सामान्य संदर्भ में आप इसे आंकड़े को ले सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब कुछ छोटे छोटे आंकड़े हैं 2-4-5 मिनट में, इन्हें आप एक बार देख सकते हो मित्रों। स्लाइड्स में आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, इसे आप जब भी चाहना आपको जो बैकअप मिलता है उसे पढ़ लेना और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो भारत में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, भारत में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, एरिया वाइज मैंने कहा दिया है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं महाराष्ट्र क्रम से मैंने दिया हुआ है। सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं महाराष्ट्र, ये चिन्ह के रूप में उसने प्रदर्शित किया है टाइपिस्ट ने, बट कोई बात नहीं है, आप मुझसे सुन सकते हैं। एमपी मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ सीजी, ओआर ओडिशा, एमएच महाराष्ट्र। ओके, परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे कि परसेंटेज वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहां है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एवं नागालैंड, एक एक करके सब देखेंगे। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। फॉरेस्ट ग्रोथ के संदर्भ में देखेंगे अगर आप कि इसमें 2017 की तुलना में 19 में फॉरेस्ट ग्रोथ मैक्सिमम किन 3 राज्यों में हुआ है, तो कर्नाटक है, के का मतलब जो यहां पर प्रेजेंट किया है उसने, तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू एवं कश्मीर है। यहां पर इस 2 वर्ष में मैक्सिमम फॉरेस्ट ग्रोथ प्राप्त हुई है। वनावरण की कमी अगर आप देखेंगे कि इसमें जो कमी का क्षेत्र प्राप्त हुआ है सभी राज्यों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से 3 राज्य मैंने प्रस्तुत किए हैं, तो मणिपुर में सर्वाधिक कमी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिजोरम में यहां कमी देखी गई है मित्रों। तो नेक्स्ट आप देखो, पर्वतीय जिलों में वनावरण का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, तो वर्तमान में प्रतिशत की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो वह 40.30 प्राप्त होता है, 40.30% प्राप्त होता है। अंतिम स्लाइड्स के रूप में है आप मित्रों, देश में मैंग्रोव क्षेत्रों में आप पढ़ चुके हैं, मैंने पीछे बात की थी, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वह 0.15% है। 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें देखी गई है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीप में प्राप्त होता है। क्रमशः चीजों को याद रखना है, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा अंडमान निकोबार द्वीपों में प्राप्त होता है। आप ये पढ़ चुके हो, मैंग्रोव के बारे में पढ़ चुके हो। एक और आंकड़ा इसमें नया दे दिया है हमने कि यहां पर अगर वेटलैंड्स का क्षेत्रफल देखोगे सर्वाधिक कहां है, तो भारत में सर्वाधिक वेटलैंड का क्षेत्रफल उस राज्य के अनुसार, राज्य के प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार गुजरात में प्राप्त होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्राप्त होता है। अगर कुल भारतीय भूभाग के वेटलैंड क्षेत्रफल का प्रतिशत क्षेत्रफल देखा जाए तो वह 3.83% प्राप्त हो रहा है। एक और नया तथ्य इसमें जुड़ा है कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वनों के माध्यम से 2017 की तुलना में कितना बढ़ा है और कितना हो रहा है, दोनों बातों को मैंने यहां पर प्रदर्शित किया है। तो वर्तमान में जो अनुमानित सिक्वेस्ट्रेशन है वह 7124.6 मिलियन टन का है, जो वृद्धि है वह 42.6 मिलियन टन की प्राप्त हुई है। बैम्बू कवर के रूप में अगर देखें तो सर्वाधिक रूप से बैम्बू मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एवं ओडिशा में प्राप्त होते हैं। अगर कुल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका क्षेत्रीय विस्तार देखें तो वह 1,60,037 वर्ग किलोमीटर का प्राप्त होता है, और 2017 की तुलना में 19 में इसमें 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ओके मित्रों, आगे देखें, कोई बात नहीं है,
ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट अधिसूचित वन क्षेत्र हैं उनके अलावा के वन क्षेत्रों को भी इस बार पहली बार शामिल किया गया है और इसमें शामिल किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। अन्य कुछ बातों जो हमने किया है जो पहली बार इस संदर्भ में इस बार के रिपोर्ट्स में प्रकाशित की गई हैं, उनमें से इन बिंदुओं को देख सकते हैं कि अगर भारत के संदर्भ में वृक्षों की प्रजातीय विविधता या समृद्धता देखें सर्वाधिक कहां है तो कर्नाटक राज्य में है। अगर झाड़ियों की प्रजातीय समृद्धता देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्राप्त होती है। जड़ी बूटियों की प्रजातीय समृद्धता देखेंगे तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में प्राप्त होती है। जब बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। परंतु वृक्ष, झाड़ी एवं जड़ी बूटी यदि इन सबको सम्मिलित कर दें, श्रब्स, हर्ब्स, ट्री इत्यादि को सब कुछ शामिल कर दें तो तीनों प्रकार के पादपों की जो सर्वाधिक विविधता है, प्रचुरता है, वह अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त होती है। वैसे भी ध्यान रखना मित्रों कि वृक्षों की विविधता या समृद्धता सर्वाधिक रूप से सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त होती है, उसके बाद पश्चिमी घाट में प्राप्त होती है। ये कुछ आंकड़े हैं मित्रों। वर्तमान में अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पहली बार वनाग्नि क्षेत्रों का भी, जिसे आप फॉरेस्ट फायर कहते हैं, चित्रण किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का जितना भी फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट के संदर्भ में 60% से अधिक वन क्षेत्र वन अग्नि प्रभावित है, फॉरेस्ट फायर प्रोन जोन में है, जिसमें से 90% आग मानवीय गतिविधियों द्वारा लगती है। 90% आग कौन लगाता है? मानव या मानवीय क्रियाओं के प्रभाव से लगती हैं, जबकि केवल 10% अग्नि ही प्राकृतिक कारणों से लगती है। लास्ट बात मित्रों, आज की क्लास का एक नया टर्म आया है, डीम्ड फॉरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप उन वनों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो न कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आते, न फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आते, न ट्री कवर के अंतर्गत उन्हें चिन्हित किया गया है। तो आगे इसी बात को लिखा गया है कि ऐसे वन क्षेत्र जो वनों की भांति हैं किंतु उन्हें वन विभाग या राजस्व विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया, अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित किया जाए, इसका आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। भारत के कुल क्षेत्रफल में अगर ऐसे वनों को देखा जाएगा तो यह लगभग 1% के पास प्राप्त होते हैं। ऐसे वनों को ही डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाएगा। इसी के साथ मित्रों हमारी यह रिपोर्ट समाप्त हुई। यह अंतिम रिपोर्ट जो हमारी 19 में प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में मैंने सिलसिलेवार, बिंदुवार एक एक करके चर्चा प्रस्तुत कर दी। अब आपसे एक बस बात करूंगा, इस स्लाइड्स को या इस क्लास को बैकअप वीडियो के माध्यम से 1-2 बार आप देखने का प्रयास करें। चीजें जो महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत आ रही हैं उन्हें लिखने का प्रयास करें। यथासंभव जितनी अधिक से अधिक बातें हो सकें उन्हें याद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों ये टॉपिक फिर से एक बार आएगा पर वहां पढ़ेंगे नहीं। जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ रहे होंगे तो भारत के संदर्भ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, 2 अलग अलग प्रकार की नीतियों पर बात करना है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन आप यहां पढ़ चुके हो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम वहां पढ़ेंगे, इसलिए इस बिंदु को बार बार रिवीजन करेंगे। कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वह बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होगी। ओके मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।